पर वांग वान और उसका पूरा गुट हद से ज्यादा बढ़ चुका है। यिंग ज़ेंग पलटकर खिड़की की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में अचानक एक ठंडी चमक दिखाई देती है। फिर दूरो। जैसे ही उन्होंने नाम लिया, जी महाराज, मैं हाजिर हूं। दूरो तुरंत पीछे वाले हॉल से सामने आता है। वार्षिक वेतन की घपलाबाजी की जांच करो, जो भी शामिल हो सकता है, कोई सीमा नहीं। साथ ही वांग वांग और कुई ज्वांग पर खास नजर रखना। इस बात को अभी सबके सामने मत लाना, सीधे मुझे ही रिपोर्ट करना। यिंग ज़ेंग ने बहुत शांत स्वर में कह दिया। दास आदेश पाता है। दूरो ने झुककर प्रणाम किया और तुरंत वहां से निकल गया। अब ब्लैक आइज प्लेटफॉर्म की हस्ती बीच में थी। उनकी जांच सीधे क्विन किंग को रिपोर्ट होती, न मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बीच में आ सकता, न कोर्ट मिनिस्टर। और वैसे भी आज सुबह ही यिंग ज़ेंग ने खुद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कोर्ट मिनिस्टर को करप्शन और अधिकार का दुरुपयोग चुनने का विशेष आदेश दिया था। ली सी के लिए तो ये सोने पर सुहागा था। वांग वान और उसके लोगों को दबाने का ये सही मौका था। सियांग यांग से वांग परिवार से एक गली दूर एक नया सजा हुआ मकान खड़ा था। हवा में हिलती हुई नई नेम प्लेट पर लिखा था, झाओ रेजिडेंस। ये वही हवेली थी जो यिंग ज़ेंग ने नई उपाधि के साथ झाओ फंग को बख्शिश की थी। यानर, अब से ये हमारा सियांग यांग में घर होगा। झाओ फंग ने सामने खड़ी भव्य हवेली को देखकर संतुष्टि से कहा। अंदर घुसे बिना ही पता चल रहा था, ये हवेली वांग परिवार के घर से कम नहीं। पति जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि महाराज इतनी बड़ी हवेली आपको देंगे। कुछ खास है इस हवेली में? झाओ फंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये वही जगह है जहां महाराज पहली बार किन लौटने के बाद रहते थे। बहुत सालों से खाली पड़ी थी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो इसे आपको देंगे। वांग्यान हंस पड़ी। शादी अभी हुई नहीं थी, पर दिल से वो उन्हें पति कहने लगी थी। सच में महाराज, मुझे बहुत कुछ दिया है। झाओ फंग के मन में हल्का सा बोझ उभरा। काश किन्ख राजा हमेशा जिंदा रह पाता। जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो भावुक हो गया, पर भविष्य की सोच आते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। यदि इतिहास नहीं बदला तो आगे चलकर किन अरशी हु-हा ही गद्दी संभालेगा। पर महाराज, आपने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं कसम खाता हूं कि मैं आपकी वंश को बचाकर रखूंगा। हु-हा को अपने भाई बहनों का खून नहीं बहाने दूंगा। ये प्रतिज्ञा है झाओ फंग की। उसने मन ही मन एक गहन संकल्प लिया। अब से यही हमारा घर होगा। मैं माँ और छोटी बहन को भी यहीं ले आऊंगा। पूरा परिवार साथ रहेगा। झाओ फंग ने नर्म मुस्कान के साथ कहा। जी। वांग्यान ने हल्का सा सर झुकाया, पूरी नम्रता और प्यार के साथ। एक समय था जब वो जंग के मैदान में कड़क सैनिका थीं, बेहद तेज और बेबाक। पर उस रात के बाद, जब ट्विंस पैदा हुए, वो जैसे पूरी तरह बदल गई हो। कियार, लिंगर, पापा तुम्हें तुम्हारे नए घर ले जा रहे हैं। चलो, अंदर चलते हैं। झाओ फंग दोनों बच्चों को उठाकर हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर किन किंग द्वारा दिए गए 100 नौकर पहले से ही एक पंक्ति में झुके खड़े थे। जैसे ही झाओ फंग ने कदम रखा, सब ने एक साथ झुककर, स्वागत है प्रभु जी। ये सब लोग स्लेव वर्ग से थे, जिन्हें असली सामाजिक पद नहीं मिलता था। पर झाओ फंग जैसे व्यक्ति की सेवा करना, ये उनके लिए सम्मान था। साधारण लोगों को ये मौका मिलता ही नहीं। उठो सब। धन्यवाद प्रभु जी। पर सबके सर अभी भी झुके थे। झाओ फंग की तरफ सीधा देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। स्टीवर्ड कौन है? झाओ फंग ने पूछा। मैं हूं प्रभु जी। एक वृद्ध आदमी सामने आया। नाम? दास का नाम लिन फू है। अच्छा, अब से पूरा घर तुम संभालोगे।
मेरी पत्नी के शब्दों को मेरे शब्द समझना। हवेली के ट्रेजरी में पैसा है? जी, महाराज ने पर्याप्त धन दिया है। ज़ैंग मिंग? जी प्रभु। ज़ैंग मिंग तुरंत सामने आया। पर्सनल गार्ड्स को यहीं तैनात करो। मिलिट्री कैंप की तरह शिफ्ट्स लगाओ। लिन फू, हवेली के अंदर 500 सैनिकों के लिए बैरक्स तैयार करो। रसोइये ज़्यादा रखो, खाना कभी कम नहीं होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो और लोग रखो, और पैसा कम पड़ जाए मुझे बता देना। दास आदेश पाता है। लिन फू झुक गया। ज़ैंग मिंग भी तुरंत काम पर लग गया। कियार, लिंगर, घर देखना चाहोगे? ये अब तुम्हारा घर है। दोनों बच्चे बाप की तरफ देखकर बोले, हमें तो डैडी के पास ही रहना है। अच्छा, पर पहले एक चक्कर लगा लो। पार्ट 2। कल डैडी तुम दोनों को बाहर घूमने ले जाएगा, ठीक है? झाओ फेंग ने प्यार से मनाया। हम कहाँ जाएंगे? जैसे ही खेलने की बात आई, दोनों छोटू छोटू बच्चों की आंखें चमक उठी। तुम दोनों जहाँ जाना चाहो, झाओ फेंग ने हंसकर जवाब दिया। हमें घोड़ा चलाना है, हमें टांगुलू चाहिए और बहुत सारा टेस्टी खाना। झाओकी ने अपने छोटे छोटे हाथों से हवा में हुलारे मारते हुए कहा। अच्छा, डैडी प्रॉमिस करता है। स्टीवर्ट, 2 मेड भेजो इनके साथ, इन्हें पूरा एस्टेट घुमाइयो। अच्छे से खेलने दो, झाओ फेंग ने निर्देश दिया। जी मास्टर। लिन फू तुरंत झुककर बोला। यंग मास्टर, यंग मिस, कृपया मेरे साथ चलिए। लिन फू ने बहुत आदर से कहा। बाय बाय डैडी, बाय बाय मम्मी। दोनों चुलबुले बच्चे खुशी खुशी उनके पीछे निकल गए। बच्चों के जाते ही झाओ फेंग ने एक पल का भी वक्त जाया नहीं किया। वांग यान को सीधा अपनी बाहों में उठा लिया। What are you doing? वांग यान का चेहरा लाल हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्मी में तुमने मुझ पर एक बार चोरी चोरी फायदा उठाया था, अब मेरी बारी है। झाओ फेंग मुस्कुराया और बिना कुछ और बोले सीधे इनर कोर्टयार्ड की तरफ चल दिया। आगे क्या हुआ, इस पर शब्द व्यर्थ हैं। 4 साल तक जंग झेली थी, अब जिंदगी का हल्का फुल्का सुकून मिलना ही था। हिनसियांग दूसरी तरफ। उधर हिनसियांग शहर में कल के दरबार के बाद वांग परिवार और लॉन्ग प्रिंस का गूट दोनों ही पूरे जोरों शोर से तैयारियों में जुट चुके थे। इस महीने में पहले चिन की राजकुमारी लियांग की शादी और अब फुसू की लीसी की बेटी से शादी। बड़े घरों की तैयारी भी बड़ी होती है, और हिनसियांग की गलियों में तो दोनों शादियों की चर्चा फैल चुकी थी। 5 दिन बाद एक और वड्डा कारनामा। ज्यूसियान टैवर्न का नया ब्रांच हिनसियांग में खुल रहा था और आज उसका ग्रैंड ओपनिंग डे था। शहर के इनर सिटी में 3 मंजिला इमारतों का एक बड़ा सा क्लस्टर खड़ा था। दरवाजे पर एक लाल सोना सा बोर्ड, ज्यूसियान टैवर्न। दरवाज़ा खुलने से पहले ही इतना बड़ा हजूम जमा हो चुका था कि कदम रखना मुश्किल हो गया। कौन सोचता कि एक नई टैवर्न के लिए लोग इतने पागल हो जाएंगे। तोड़फोड़ मत कीजिए महोदय, प्रबंधक आवाज लगाता गया। आज ज्यूसियान टैवर्न का पहला ब्रांच हिनसियांग में खुल रहा है। हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं। हमारी वाइन दाम भी वही, क्वालिटी भी वही। आज के लिए पूरी तैयारी की गई है, अक्सर सबको मिल जाएगी, पर ध्यान रहे अंदर बैठने की जगह सीमित है। 2nd फ्लोर 100 गोल्ड का खरीदा हुआ वाइन मिनिमम, 2nd फ्लोर 1000 गोल्ड, 3rd फ्लोर सबके लिए। वीआईपी टोकन वाले पहले अंदर जाएंगे। वीआईपी एंट्रेंस खोलो। तैयारी सर। टंडनों जैसे मजबूत गार्ड्स ने वीआईपी रास्ता बना दिया। दौलत और रुतबा ये तो हर जमाने में फर्क लाते हैं। मैं पहले भी 1000 गोल्ड से ज्यादा की वाइन खरीद चुका हूं, ये मेरा वीआईपी टोकन। वीआईपी जा सकते हैं। गार्ड ने तुरंत रास्ता दे दिया। फिर तो भीड़ तूफान की तरह अंदर दौड़ पड़ी। पूरी दुनिया में ज्यूसियान टैवर्न की शराब की धूम मच चुकी थी। राजा महाराजा तक उसके दीवाने। कॉमनर्स कैसे पीछे रहते। झाओ फेंग ने जब ज्यूसियान टैवर्न की रेसिपी बनाई थी, उसी वक्त टियर्ड प्राइसिंग रखी थी।
जिससे गरीब से लेकर अमीर तक सब कुछ ना कुछ ले सकें, और वही उसकी सबसे बड़ी कमाई का राज बना। आज ज्यूसियान लॉ की कमाई ने उसे एक छोटे राज्य की दौलत दे दी थी। झाओ रेजिडेंस, शांत पल। उधर झाओ फेंग अपने घर की शांति का मजा ले रहा था। दोनों बच्चे उसकी गोद में बैठकर चिपके हुए थे और पास में वांग्यान फूल जैसी मुस्कुरा रही थी। वांग्यान अब पूरी तरह बदल गई है, झाओ फेंग ने सोचा। पहले की जंगडाक ढीरों वाली फॉर्म अब एक कोमल विवी। हस्बैंड, कल मेरे बड़े भाई की शादी है, कुछ गिफ्ट तैयार करे? वांग्यान ने नर्म स्वर में पूछा। चिंता मत करो, मैंने पहले ही गिफ्ट तैयार कर लिया है, वो पसंद भी आएगा। पर तुम्हें क्या चाहिए? जो बोलो ले आऊंगा। जब आप हो, मुझे और क्या चाहिए? वांग्यान ने प्यार भरी आवाज में कहा। झाओ फेंग ने उसकी तरफ शरारती मुस्कुराहट से देखा। कभी की ऑफिसर वांग्यान तो गायब हो गई, घोड़ा चलाना, तीर चलाना, अब एक नरम सी लेडी बन गई हो। हस्बैंड, आप मजाक उड़ा रहे हैं? वांग्यान चीख उठी, गालों तक लाली झा गई। हाँ। तभी मास्टर झाओमिंग सामने आया। क्या बात है? झाओ फेंग ने पूछा। झाओमिंग थोड़ा हिचकिचाया, फिर वांग्यान की तरफ देखकर कहा, ज्यूसियान टैवर्न की ओपनिंग बहुत सफल रही है। सिर्फ पहले ही दिन 8,000 गोल्ड का व्यापार हुआ। हिनस्यांग तो राजधानी है, पैसे वाले लोगों से भरी है, इसीलिए ये ब्रांच सबसे ज्यादा कमाएगी। हांसी सब संभालेगा, जैसे ठीक समझे वैसे करे, मैं दखल नहीं दूंगा। झाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। जी। झाओमिंग झुककर निकल गया। वांग्यान की आंखें फट गईं। हस्बैंड, ज्यूसियान टैवर्न आपका है? हाँ, झाओ फेंग ने सीधा जवाब दिया। ज्यूसियान टैवर्न मेरी ही है। हान राज्य के गिरते ही मैंने उसकी नींव रखी थी, पर इस बात को मेरे गार्ड्स के अलावा सिर्फ तुम जानती हो। वांग्यान का चेहरा हैरानी और गर्व से भर गया। हस्बैंड, मैं कसम खाती हूँ, ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। मिलिट्री फैमिली से होने के कारण वैंग यान अच्छी तरह समझ सकती थी कि ज्यूसियान टैवर्न का असली मालिक होना कितनी बड़ी बात थी। अगर किसी को पता चल गया कि उनके हस्बैंड ही उसके ओनर हैं, तो निश्चित ही बहुत सी नज़रें उन पर टिक जाएंगी और शायद कुछ मुश्किलें भी। येनर, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी राज हैं, एक एक करके तुम्हें पता चल जाएंगे। ज्यूसियान टैवर्न तो बस पहला कदम है, अब से तुम भी इसके काम संभालने में मेरी मदद करोगी। वैंग यान के दिल में एक गरम सी लहर उठी। हस्बैंड, आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। अच्छा चलो, झाओ फेंग उठकर खड़ा हुआ। कल के लिए तैयारी करते हैं, 2 शादियों में जाना है। वैंग यान प्यार से हंस पड़ी। पर हस्बैंड, क्राउन प्रिंस को क्या गिफ्ट दोगे? फिर भी तो वह राज्य का सबसे बड़ा वारिस माना जाता है, उनका तो गिफ्ट एक्स्ट्रा खास होना चाहिए। झाओ फेंग ने आराम से जवाब दिया, उसकी फिक्र मत करो, सब सोचा हुआ है। लेकिन उसके दिल में फुसू की शादी के लिए वो उतना उत्सुक नहीं था। जंगताई पैलेस, एक नया रहस्य। योर मैजेस्टी, ज्यूसियान टैवर्न स्यान्यांग में खुल चुका है। जैसा उम्मीद थी, बहुत सफलता मिल रही है, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म अब तक उसके असली मालिक तक नहीं पहुंच पाया है। दुनरो ने गहरी श्रद्धा से झुककर ये बात कही। चिन शी हुआंग के भाव बदल गए। इतने वक्त बाद भी कोई सूझबूझ नहीं मिली? जी ओ मैजेस्टी, उन्होंने जवाब दिया। हमने अपने आदमियों को मजदूर के रूप में, नौकर के रूप में और हर तरह से भेजा, लेकिन सब पहचान लिए गए। जिन्हें अंदर काम मिल भी गया, उन्हें कुछ ही दिनों बाद हटा दिया गया, जैसे उनके पास किसी तरह की ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म को पहचानने की क्षमता हो। चिन शी हुआंग की आंखों में अजीब सी चमक आई। ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म को पहचान लेते हैं? जी ओ मैजेस्टी, 2 साल में 100 से ज्यादा एजेंट भेजे, पर सब पकड़े गए। पर एक बात निश्चित है, उनका कोई संबंध दूसरे राज्यों से नहीं। ये सुनकर चिन शी हुआंग ने गहरी सांस ली। आखिर कौन सी ताकत है जो ग्रेट चिन की नज़रों से छुपी रह सकती है? इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, और अगर कोई धोखे की बनक आती है
तो ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म तुरंत कदम उठाएगा। जी योर मैजेस्टी। दुनरॉ वहां से निकल गया। इसी दौरान, योर मैजेस्टी, प्रिंसेस लियांग ऑडियंस की प्रार्थना करती है, झाओ गाओ ने आकर कहा। चिंशी हुआंग के चेहरे पर एक हल्का सा कोमलपन आ गया। उन्हें अंदर लाओ। एक समय बाद एक नाजुक पर शांत स्वभाव की राजकन्या अंदर आई। डॉटर ग्रीट्स रॉयल फादर, वो सच झुक कर बोली। लियांग, तुम कल विदा हो रही हो, आज किस बात के लिए आई हो? चिंशी हुआंग ने प्यार भरी आवाज में पूछा। इयंगजिंग कठोर पिता के रूप में मशहूर थे, लेकिन लियांग वो एक एक्सेप्शन थी। आखिर वो उसके मरहूम छोटे भाई यंगचेंग चाओ की बेटी थी, उसके लहू का अंतिम निशान। वो धीरे से गहरी प्रणाम करके बोली, रॉयल फादर, आपने मुझे पाला, बढ़ाया, सीख दी। कल मैं आपका घर छोड़ दूंगी, इसलिए आपसे विदा लेने आई हूं। चिंशी हुआंग ने तुरंत उसे उठाया। मैंने तुम्हें बढ़ते देखा है लियांग, तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो रही है। वांग बेन तुम्हें संभालेगा, ये मुझे यकीन है। मैं खुद कल तुम्हें नई जिंदगी में छोड़ कर आऊंगा। लियांग की आंखों में आंसू चमक गए। धन्यवाद रॉयल फादर। अगला दिन, शाहजादी की शादी। सियानियांग के रास्ते लाल कपड़ों से सजा दिए गए थे। शादी के नगाड़े, शहनाइयां, लोगों की भीड़, हर तरफ त्योहार जैसा माहौल। वांगबेन अपने दस्ता के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। तभी महल के दरवाजे धीरे से खुले और सामने आया 9 घोड़ों से जुड़ा हुआ शाही रथ, जिसे स्वयं चिंशी हुआंग चलाकर बेटी को विदा देने निकले थे। हिज मैजेस्टी खुद रथ चलाएंगे? लोगों में हंगामा मच गया। वांगबेन खुद हक्का बक्का रह गया। प्रिंसेस लियांग पर इतना अधिक प्रेम, ये तो अविश्वसनीय सम्मान है, उसने मन ही मन सोचा। इंपीरियल गार्ड्स, रास्ता साफ करो। पुर्जियां बजती गईं और शहंशाह के रक्षक एक सुर में आगे बढ़ते गए। शादी का जुलूस शान से वांग परिवार की हवेली की तरफ चला। रास्ते भर आवाज गुनगुनाई, वांग्स परिवार की प्रतिष्ठा अब तो चरम पर है। जनरल वांगजियन तो वैसे ही अद्वितीय शक्ति रखते हैं, अब उनका बेटा भी राजकन्या का पति बन गया है। हाँ, ये शाही संघ है। वांग घर के दरवाजे पर जनरल वांगजियन और उनकी पत्नी खुद खड़े थे राजकन्या का स्वागत करने के लिए। पूरी राजनीति, पूरा सियानियांग, सारे मंत्री, सब शादी में उपस्थित थे। आखिर एक प्रिंसेस की शादी थी और ग्रेट चिन की शान भी। और कुछ ही दिनों में शाहजादा फुसू भी मंत्री ली सी की बेटी से विवाहित होने वाला था। सियानियांग दोबारा उत्सव से भरने ही वाला था। चैप्टर 158 ज़ाओ फेंग का जोश। वोंग बेन जैसे ही वापस महल से निकला, उसके पीछे पीछे 9 घोड़ों वाला शाही रथ आता दिखाई दिया। वोंग जियान और उनकी पत्नी तुरंत गंभीर हो गए। रथ के कदम रुकते ही सीढ़ियां नीचे हुईं और धीरे धीरे यिंगज़ेंग खुद उतरे। लेकिन वो सीधा अंदर न जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, जिसे पकड़कर प्रिंसेस लियांग नरम कदमों से उनके पास आ जाती हैं। लियांग, यिंगज़ेंग की आवाज में वो कोमल प्यार था जो दुनिया सिर्फ उनके सबसे करीबी लोगों को मिलता था। आज तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें विदा करने आए हैं। वो अपनी बेटी का हाथ थामे आराम से वोंग परिवार के द्वार की तरफ बढ़े। योर मैजेस्टी, वोंग जियान ने बहुत अदब से नमस्कार किया। आज राजा प्रजा कुछ नहीं। यिंगज़ेंग हल्का सा मुस्कुराया। आज मैं बस एक पिता हूँ, अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ने आया हूँ। बन, वोंग जियान ने समझ कर आवाज लगाई। जी फादर। वोंग बेन तुरंत आगे आया। वोंग बन, तुम हो मेरे विश्वास के सेनापति, पर आज तुम मेरे दामाद हो। लियांग मेरी सबसे प्यारी बेटी है। मुझे वचन दो, उसकी जिंदगी में कभी दुख की छांव भी नहीं आएगी। राजशक्ति गायब थी, सिर्फ एक पिता की दिल से निकली दुआ थी। वोंग बेन ने गहरे भाव से प्रणाम किया। रेस्ट एश्योर्ड फादर, मैं लियांग को कभी भी दुख नहीं दूंगा। मैं जानता हूं। यिंगज़ेंग ने मुस्कुराते हुए लियांग का रात उसके हाथ में दे दिया। फीस्ट शुरू हो,
वांगजियान की आवाज में गर्व और आनंद दोनों थे। बाहर बड़ा सा आंगन, सीधी लाइन में लगी मेजें, मशहूर नेता, मंत्री, व्यापारी, पूरा सियान यांग जैसे यहाँ जम हुआ था। जाओ फेंग भी उन्हीं मेहमानों में था। इस युग में सब लोग अलग अलग सीट पर बैठे थे, कोई राउंड टेबल या मॉडर्न अरेंजमेंट्स नहीं। वोंग घराने ने हर सीट रैंक और स्टेटस के हिसाब से सजाई थी। किन का बादशाह लियांग से कितना प्यार करता है, खुद शाही रथ में छोड़ने आए हैं। वोंग बेन की तो निकल पड़ी। जाओ फेंग हंस पड़े। मेरा साला तो शाही घर का दामाद बन गया। पर हाँ, अब बीवी को डांटना मुश्किल होगा, राजा की बेटी है भाई। वो मजे लेकर ये तमाशा देख रहा था। इस दौर की शादी देखने का उसे मौका पहली बार मिला था। फादर, ये खाना बहुत टेस्टी है। जाओची और जाओलिंग दोनों उसके दोनों तरफ बैठे मजे से खा रहे थे। उन्होंने दोनों ने अपने फादर को भी कुछ बाइट्स खिलाई। जो चाहो, जितना चाहो खाओ, जाओ फेंग ने उन्हें प्यार से पुचकार दिया। वोंग यान शादी में नहीं थी, क्योंकि इस जमाने में अनमैरिड लड़कियां बड़े जश्नों में नहीं दिखाई जाती थी। बेहदर बेहदर किंग का आगमन। जैसे ही महफिल में यिंगज़ैंग एंटर करते हैं, सारे मंत्री सीधे खड़े हो जाते हैं। जाओ फेंग भी खड़ा हो गया। फादर, योर मैजेस्टी का क्या मतलब होता है? जाओची ने प्यारी सी क्यूरियोसिटी से पूछा। वो ग्रेट किन का शासक है, यानी इसका किंग। तो क्या मतलब वो जो चाहे कर सकता है? जाओची की आंखें गोल हो गईं। हाँ, कुछ हद तक। जाओ फेंग हंस पड़ा। तभी मंगवू और हुआनी आए और दोनों ने जाओ फेंग को हल्की सी सलाम की। जाओ फेंग ने भी बदले में विनम्रता से हेड नॉड किया। ये दोनों समझदार हैं, जाओ फेंग ने सोचा। मिलिट्री वालों को रूलर के बहुत करीब नहीं रहना चाहिए, शक हो जाता है। दुल्हा दुल्हन का प्रवेश। अचानक जाओची चिल्लाया, फादर देखो, अंकल और आंटी आ गए। जाओलिंग भी धीरे से देखती रही। उसे पता था उसकी नई आंटी कैसी दिखती होंगी। वोंग बेन ने लियांग का हाथ पकड़ा हुआ था। लियांग ने एक सुंदर पंखे से अपना आधा चेहरा छुपा रखा था। दोनों काले रंग के शाही वस्त्र में थे, किन राज का पारंपरिक शादी का रंग। मैं आंटी का चेहरा नहीं देख पा रहा। जाओची उदास हो गया। अरे बाद में देख लेना, जाओ फेंग हंसकर बोल पड़ा। पर उसके मन में ख्याल आया, फिगर से लग रहा है काफी खूबसूरत होगी। मेरे साले की किस्मत चमक गई। ऑस्पिशियस सेरेमनी बिगिंस। यिंगज़ैंग और वोंग जियान अपनी जगह पास पास बैठे। वोंग परिवार आज एक शुभ दिन मना रहा है। वोंग जियान की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। दुल्हा दुल्हन आगे आए। पुरोहित जैसा स्टुअर्ड हुक्म देता गया। पहला प्रणाम धरती और आसमान को, दूसरा प्रणाम बुजुर्गों को, तीसरा एक दूसरे को। अब बड़ों को चाय पिलाई जाए। लियांग और वोंग बेन पहले यिंगज़ैंग को चाय देते हैं, फिर वोंग जियान और उनकी पत्नी को, और फिर शुरुआत हुई शादी की दावत। जाओ फेंग का घर वाला मोमेंट। फादर, ये शादी का बैंक्वेट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, जाओची ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या होगा इंटरेस्टिंग? बहुत सारा खाना और बहुत सारे गेम्स। जाओ फेंग खुलकर हंस पड़ा। फिर उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। लिंगर, तुम बताओ, तुम्हें क्या मजा आता? लिंगर धीरे से उसके कंधे से टिक गई। जब फादर साथ हूं तब सब फन होता है। इस बात ने जाओ फेंग का दिल हिला दिया। उसने उसकी प्यारी सी माथे पर किस कर दिया। तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है, आजा एक और किस। जाओ फेंग ने हंसी खुशी उसे गले लगा लिया। पार्ट 5। बेटियां वैसे ही होती हैं, छोटी सी कॉटन पैडेड जैकेट जो हमेशा बाप के दिल को गर्म रखती हैं। ऊपर हाई टेबल पर यिंगज़ैंग शांत होकर अपनी मदिरा सिप कर रहे थे, जब उनकी नज़र झाओ फेंग और उसके 2 बच्चों पर पड़ी जो हंस हंस कर बैठे थे। वो कुछ देर के लिए ठहर गई। वांग चियन, ये दोनों बच्चे
तुम्हारे पोते पोतियां हैं क्या? जी महाराज। दोनों बच्चे छोटे हैं लेकिन काफी समझदार। दिलचस्प लग रहे हैं, यिंगझेंग ने धीरे से कहा। वो जितना उन बच्चों को देखते उतना ही एक अजीब सी अपनायत महसूस करते, जैसे उनका कोई रिश्ता इन मासूम बच्चों से जुड़ा हो। वांग जियन ने हंसकर कहा, वो बदमाश झाओ फेंग देखने में चाहे लाकेलिस लगे, लेकिन बच्चों की देखभाल में बहुत ध्यान देता है। दोनों उससे चिपके रहते हैं पूरा दिन। इन सब बातों से वो पूरी तरह से खुश थे अपने दामाद से। बेटी का ख्याल रखता, पदवी ऊंची, शक्ति अपार, कोई शिकायत का मौका ही नहीं। यिंगझेंग ने सिर हिलाकर सहमत होते हुए कहा। झाओ फेंग। महफिल के शोर में भी झाओ फेंग ने तुरंत आवाज पहचानी। जी महाराज। आज वांग बेन की शादी है, तुमने क्या तोहफा दिया है? यिंगझेंग के चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। झाओ फेंग ने हंसी दबाते हुए कहा, ये तो राज है महाराज, शायद मेरे साले से पूछिए। अच्छा? यिंगझेंग की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। अब तो मैं देखना चाहता हूँ। वांग जियन भी मुस्कुरा दिया। बेनर, जब महाराज देखना चाहते हैं तो दिखा ही दो। वांग बेन ने सिग्नल दिया। एक नौकरानी ने एक सुंदर बॉक्स लेकर आई। धीरे से ढक्कन खोला गया। एक हल्का कोमल सफेद प्रकाश बाहर फूट निकला। अंदर एक अजीब सी चमक वाला पत्थर रखा था, जेड जैसा, पर जेड से ज्यादा पवित्र, ज्यादा प्रकाशमान। ये क्या है? एक ल्यूमिनस पर्ल? ये क्या है? ये क्या है? क्या है? वांग बेन ने गर्व से जवाब दिया। इसे मेरे जीजा ने स्पिरिट स्टोन नाम दिया है। इससे बदन पर पहनने से रोग दूर रहते हैं और ल्यूमिनस पर्ल की तरह जगमगाता भी है। ये पत्थर असाधारण है, कुछ हेशी बी जैसा। यिंगझेंग की बात सुनते ही झाओ फेंग के कान खड़े हो गए। हेशी बी, वही जेड जिससे इंपीरियल सील बना था। तियंग मिंग योंगछांग, वो 8 शब्द जो इतिहास में अमर हो गए। इससे संभाल कर रखना, तुम्हारे जीजा ने बहुत मुश्किल से ये पाया होगा। जी महाराज। महफिल जारी रखी जाए। यिंगझेंग के इशारे से सब लोग बैठ गए। झाओ फेंग ने अपनी जगह लौट आया। ये चिन का बादशाह भी अजीब बंदा है, मेरे गिफ्ट को लेकर इतना क्यूरियस। झाओ फेंग ने मन ही मन हंसी रोकी। तभी उसे एक बात याद आई। अरे, मैं तो अपने प्रमोशन रिवॉर्ड्स क्लेम करना ही भूल गया। शानयांग आते ही पहला दिन शराब पीने में निकल गया, फिर बीवी के साथ वक्त गुजारा। रिवॉर्ड्स तो बिल्कुल याद ही नहीं रहे। इस बार तो बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जनरल का पद और नोबल रैंक भी 2 लेवल बढ़ गई है। क्लेम प्रमोशन रिवॉर्ड्स। सिस्टम तुरंत जगा। और 2 नोबल रैंक बढ़ने पर टिंग, इससे बदन पर पहनने से रोग दूर रहते हैं और ल्यूमिनस पर्ल की तरह जगमगाता भी है। टियर 2 अल्केमिस्ट इनहेरिटेंस। 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 पहला रिवॉर्ड अच्छा, दूसरा ठीक, लेकिन तीसरा देखते ही उसका दिल उछल पड़ा। टियर 3 अल्केमिस्ट इनहेरिटेंस। झाओ फेंग लिटरली कुर्सी से खड़ा हो गया। इस दौर में फांगसी कहते थे जिनको, 99% नकली, जो दवा बनाते वो जहर होती। सच्चे अल्केमिस्ट तो सपने जैसे थे। और अब प्योर टियर 3 इनहेरिटेंस उसके हाथ में। ये तो जिंदगी बदल देने वाला रिवॉर्ड है। एल्केमी से उसका यान कोड आसमान छू लेगा, आपदा को वरदान बना देगा। और टियर 3 एल्केमी सीखना मुश्किल था, पर असली तरक्की तभी होगी जब वो अपने हाथ से एलिक्सर्स बनाएगा। क्लेम इनहेरिटेंस। एक तेज अंधी सी वेव उसके दिमाग में दौड़ गई, जैसे पूरे एल्केमी का विश्व उसके अंदर भर दिया गया हो। आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया।
काफी देर बाद उसने आंखें खोली। लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। टियर 3 एल्केमी सीखना मुश्किल था, पर असली तरक्की तभी होगी जब वो अपने हाथ से एलिक्सर्स बनाएगा। झांगंग शांगमंग तुरंत दौड़ता हुआ आया। हांसी को भेजो, कुछ एल्केमी फर्नेसेस ढूंढ कर लाओ, पर छुपकर। जे मालिक। झाओफेंग ने सोचा, 2 दिन बाद फुसू की शादी है, इसके बाद मेरी खुद की। इतिहास के हिसाब से फुसू ने ली सी की बेटी से शादी के बाद उसे नज़रअंदाज किया था। सियासत की लड़ाई। लेकिन मैं नहीं समझता, शादी हो गई तो कम से कम इज्जत तो दो। इतिहास के हिसाब से फुसू ने ली सी की बेटी से शादी के बाद उसे नज़रअंदाज किया था। सियासत की लड़ाई। तभी झांगमंग वापस आया। मालिक, ग्रैंड फिजिशियन शांग वूकिए मिलना चाहते हैं। शांग वूकिए? झाओफेंग हैरान हुआ। वो अक्सर सैनिक अस्पताल में मिलते थे, लेकिन दोस्ताना रिश्ता कभी नहीं था। उन्हें मेन हॉल में बिठाओ, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद मेन हॉल। ग्रैंड फिजिशियन शान का स्वागत मेरे घर में सम्मान की बात है। शांग वूकिए मुस्कुराए। जनरल झाओ, सबसे पहले तो आपको चौथे सुप्रीम जनरल बनने पर बधाई। यू फ्लैटर मी ग्रैंड फिजिशियन। अभी अभी वापस आए हो? झाओफेंग ने क्यूरियस टोन में पूछा। युद्ध तो खत्म हो गया है, लेकिन पुरानी जाओ टेरिटरी में अभी भी कई घायल सिपाही पड़े हैं। उनकी देखरेख करता रहा और आज ही सियानयांग लौट पाया। शावुकिए ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, और आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? झाओफेंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। लेडी जाओ कहाँ है? तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं उनका पल्स चेक करूं। ट्विंस को जन्म देने के बाद कोई हेल्थ कंसर्न तो नहीं? शावुकिए ने हंसी के साथ याद दिलाया। झाओफेंग को तुरंत याद आ गया। हाँ, ये बात तो उन्होंने कैजुअली बोल दी थी। जब उन्हें पता चला कि वोंगयान ने ट्विंस को जन्म दिया है, तब शावुकिए जाओ टेरिटरी में थी। उनकी शानदार मेडिकल स्किल्स जानते हुए झाओफेंग ने बस यूं ही कह दिया था कि वापस आकर एक बार वोंगयान को देख लें। वो तो बस एक हल्की सी बात थी, फिर भी शिया वूकिए ने उसे दिल से लगा लिया। आई डिडंट थिंक ग्रैंड फिजिशियन शिया वुड स्टिल रिमेंबर। झाओफेंग हंसी दबाते हुए बोला। जनरल जाओ की कोई बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? वैसे आपकी शादी की दावत कब है? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। शिया वूकिए ने मजाक करते हुए कहा। क्राउन प्रिंस की शादी के कुछ दिन बाद। पहले सियानयांग में एक बड़ा बैंक्वेट, उसके बाद एक गांव में अपने लोगों के लिए। बहुत अच्छा आइडिया है। शिया वूकिए ने सर हिलाया। अब तो जनरल जाओ सुप्रीम जनरल बन चुके हैं, ऊपर से किंग खुद शादी में शामिल होंगे। शादी तो शानदार ही होगी। उन्होंने तारीफ की। मेरी पत्नी अभी रॉयल एस्टेट में है, शादी तक वापस नहीं आएगी, तो ग्रैंड फिजिशियन आज का सफ़र बेकार ही हो गया। झाओफेंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। कोई बात नहीं, शावुकिए ने हाथ हिलाया। जब लेडी जाओ घर लौटेंगी तब मैं आकर उन्हें देख लूंगा। धन्यवाद, झाओफेंग ने ईमानदारी से कहा। कुछ दिन बाद फुसू की शादी का दिन आ गया। रॉयल क्लैन ने उनके एस्टेट को पूरे जोर शोर से सजा दिया था, लेकिन माहौल रॉयल पैलेस की शादी जैसा बिल्कुल नहीं। फुसू का एक्सप्रेशन बिल्कुल सूखा हुआ, बेजान, इमोशनलेस। और लीसी की बेटी, वो भी उतनी ही ठंडी, उतनी ही चुप। चाहे चाय पीछे सर्व करना हो, चाहे रिवाज निभाने हो, दोनों के चेहरे पर कोई जिंदगी ही नहीं। टी सेरेमनी में भी यिंगजेंग और कॉन्सॉर्ट मी के सामने बिल्कुल स्टोन फेस, लीसी और उनकी पत्नी को भी वही बेहिस एक्सप्रेशन। पूरा शादी का बैंक्वेट ऑकवर्ड, अजीब सा, बिल्कुल बेजान। झाओफेंग ने शादी छोड़ते वक्त अंदर ही अंदर मुस्कुराया। फुसू फुसू, इतिहास सही कहता था। वो लीसी की बेटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये राजनैतिक विवाह वाकई अजीब है।
खुद यिंगज़ेंग भी गुस्से और निराश लग रहे थे। प्रिंसेस लियांग की शादी के बिल्कुल उल्टा। अब ये पता चल रहा था कि प्रिंसेस लियांग सही में यिंगज़ेंग की पसंदीदा बेटी थीं। फुसू की शादी के माहौल ने पूरा क्लियर कर दिया। रात के गहरे अंधेरे में फुसू की नई दुल्हन लीरू ब्राइडल चेंबर में अकेली बैठी थी। रात बीत गई, लेकिन फुसू उस कमरे में आया ही नहीं। लीरू के नाजुक चेहरे पर दर्द की हल्का सा परछाई आ गई। वोंग यान, तुम कितनी लकी हो। तुमने अपनी किस्मत बदल दी, राजनीतिक शादी से बच गई, और तुम्हें तो सुप्रीम जनरल मिल गया, पूरे किन का सबसे जवान और सबसे प्रतिभाशाली आदमी। पर मैं अपने ही पिता के राजनीतिक दुश्मन से शादी करके आई हूँ। मेरी जिंदगी शायद हमेशा यही रहेगी, एक त्यागी हुई पत्नी की तरह। लीरू की आंखों में उदासी भर गए। शादी से पहले भी उसे पता था कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं, पर दिल में एक छोटी सी उम्मीद पलती थी कि शायद कुछ बदल जाए। पर नहीं, कुछ नहीं बदला। ली एस्टेट में। पिताजी, हम क्या मेरी बहन को फुसू के घर में यूं ही सजा भुगतने देंगे? आपने देखा आज फुसू का रवैया। चाय पीते वक्त भी उसके चेहरे पर कोई प्यार, कोई सम्मान नहीं था। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लियू गुस्से से बोला। लीसी का चेहरा भी उतना ही सख्त था। योर, यही ताकत का खेल है। राजा ने शादी दी है, हम मंत्री हैं। क्या हम इनकार कर सकते हैं? रूअर की बदकिस्मती का सिर्फ एक रीज़न है, वो ली परिवार में पैदा हुई। मैं भी उसे नहीं बचा सकता। लीसी ने दर्द भरी हंसी छोड़ी। पर कुछ तो कर सकते हैं। लियू का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। एक ही रास्ता है। फुसू कभी सिंहासन पर ना बैठे। अगर वो सिर्फ एक आम राजकुमार रहा तो हमसे दुश्मनी कम होती और शायद रूअर की जिंदगी बेहतर होती। लेकिन लीसी ने लंबी सांस ली। वो क्राउन प्रिंस है, सबसे बड़ा बेटा। माँ का समर्थन, राजा का विश्वास और राज परिवार का प्यार सब उसके पास है। उसे क्राउन प्रिंस से हटाना लगभग नामुमकिन। लियू ने बोझिल सांस ली। हाँ, लगता तो वैसे ही है। पर लीसी की आंखों में चमक आ गई। पर भविष्य कभी भी पहले से लिखा हुआ नहीं होता। यूर, तुम उतने साल उत्तरी सीमा में गवर्नर रहे, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मिलिट्री ज्वाइन करो? लियू हैरान रह गया। पिताजी, आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं तो हमेशा सेना में जाना चाहता था, पर आपने कभी अनुमति नहीं दी। आज अचानक क्यों? लीसी ने हल्का सा पर मीनिंगफुल मुस्कान दी। वक्त बदल गया है। जाओ फेंग के बारे में तो जानते हो। कौन नहीं जानता सुप्रीम जनरल जाओ फेंग। मैं जिंदगी भर सिर्फ एक सैनिक को पूछता था, वोंग जियन। लेकिन अब एक और नाम जोड़ चुका हूं, जाओ फेंग। लीसी धीरे से लीन हुआ। जाओ फेंग सुप्रीम जनरल बन चुके हैं, पर उनकी फौज अभी बनी नहीं है। एक सुप्रीम जनरल के नीचे कम से कम 2 डिविजन्स होते हैं, कभी-कभी 3। मेरा इरादा है तुम्हें उनके या किसी एक डिवीजन कमांडर के रूप में सिफारिश करने का। एक हम सिविल, एक तुम मिलिट्री। लीसी की आंखों में फैसला चमका। लियू ने कुछ पल सोचा, फिर सर झुका दिया। मैं आपका फैसला मानता हूं। और अंदर से वो जबरदस्त तरीके से जाओ फेंग का सम्मान करता था। पार्ट 7 and 8। सुप्रीम जनरल की खबर शाहचुन पहुंची। झाओ फेंग की शानदार शादी। झाओ मैनर में इस वक्त काफी हलचल थी। 2 शादियों के बाद झाओ फेंग ने थोड़ा टाइम निकालकर सब कुछ एनालाइज किया, कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले
और अब वो अपनी ही शादी की तैयारियां पर्सनली सुपरवाइज कर रहा था। मैंने अनुवाद में कुछ छोटे बदलाव किए हैं, जैसे चुन्यू युए को इनविटेशन नहीं भेजा या वांग वान जैसे उस बुद्धे को इनविटेशन भेजना जरूरी था। इससे कहानी को थोड़ी गहराई मिलती है। वेबिनार पर्यावरण पर विश्व बैंक के अध्ययन के परिणाम हैं। वेबिनार में मुख्यतः पीएचडी छात्र और कई बुजुर्ग वैज्ञानिक शामिल हुए। मैंने इस अनुवाद को थोड़ा सरल रखा है। झाओ फेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर झांग मिंग चहटने गया। मास्टर, हमने वाइन इमॉर्टल हाउस से सेकेंड टियर और प्रीमियम क्वालिटी दोनों तरह की वाइन्स खरीद ली हैं। इतना स्टॉक है कि जितने गेस्ट्स आएंगे सब खुलकर पी सकें। सारे इनविटेशंस भी भेज दिए गए हैं। अधिकांश कोर्ट ऑफिशियल्स को पहुंच चुके हैं। आपके आदेश के मुताबिक मेंग फैमिली, बाई फैमिली और चुन्यू युए को इनविटेशन नहीं भेजा। झाओ फेंग हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। वेल डन। जिन लोगों ने उसकी खुलेआम विरोध किया था, उनके लिए उसके पास न समय था न टॉलरेंस। उन्हें सीधा गेस्ट लिस्ट से ही बाहर कर दिया। पर जो अभी तक पूरी तरह से कटऑफ नहीं हुए थे, जैसे वो चालाकी से भरा बुद्धा वांग वान, उन्हें इनविटेशन भेजना जरूरी था। रॉयल मैनर को बिट्रोटल गिफ्ट्स पहुंच गए? झाओ फेंग ने पूछा। जी मास्टर, झांग मिंग ने तुरंत बोला। आपके ऑर्डर के मुताबिक 10,000 गोल्ड, 1,00,000 कॉपर कॉइन्स, 100 जेड आर्टिफैक्ट, 1,000 बोल्ट्स ऑफ ब्रुकेड और वाइन इमॉर्टल हाउस की 100 बॉटल्स बेस्ट वाइन की। सब डिलीवर हो चुका है। ये सबसे उच्च स्तर का बिट्रोटल गिफ्ट है। गुड। परसों मेरी शादी है। पर्सनल गार्ड्स की सिक्योरिटी टाइट रखवाना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं अभी महल जाकर खुद हिज मैजेस्टी को इनविटेशन देने वाला हूं। चिंता मत कीजिए मास्टर, सब परफेक्ट रहेगा। कैरेज तैयार करो, झाओ फेंग ने कहा। एक बात और मास्टर, ये झांग निंग ने कहा। हानसी का मैसेज आया है, कुछ एल्केमी फर्नेसेस मिल गए हैं। आज रात को चोरी चुपके मैनर में भेज दिए जाएंगे। उन्हें साइड हॉल में रखवा देना, झाओ फेंग ने निर्देश दिया। झांग निंग ने हाँ में सिर हिलाया। झाओ फेंग मैनर से निकला और पैलेस की तरफ रवाना हो गया। सुप्रीम जनरल होने के कारण उसकी कैरेज को 6 घोड़ों का विशेष अधिकार था। रास्ते खुले, गार्ड रिस्पेक्ट से झुकते, कोई रोक टोक नहीं। पैलेस गेट पर सुप्रीम जनरल को प्रणाम। इंपीरियल गार्ड्स ने गहरी इज्जत के साथ सलूट किया। मैं हिज मैजेस्टी से मिलने आया हूं, कृपया सूचना भेज दे, झाओ फेंग ने कैरेज के पर्दे के पीछे से कहा। गार्ड कैप्टन मुस्कुराया। हिज मैजेस्टी ने पहले से ही आदेश दिया था। सुप्रीम जनरल आए तो बिना रुकावट सीधा अंदर जा सकते हैं। झाओ फेंग ने सोचा, अच्छा, किंग पहले से ही मेरा आना एक्सपेक्ट कर रहा था। कैरेज पैलेस के अंदर आगे बढ़ गई। झांगताई पैलेस के बाहर कैरेज रुकी। झाओ फेंग नीचे उतरकर जैसे किसी अपने घर में आ रहा हो ऐसे ही वॉक कर रहा था। एक यूनिक उसे अंदर ले गया। झांगताई पैलेस के अंदर झाओ गाओ हॉल में दौड़ कर गया। योर मैजेस्टी, झाओ फेंग ऑडियंस के लिए आए हैं। इंग झेंग जो मेमोरियल्स पढ़ रहा था मुस्कुराया। बुलाओ से। झाओ गाओ ने जोर से घोषणा की, समन सुप्रीम जनरल झाओ फेंग। झाओ फेंग अंदर आया और गहरी प्रणाम की। दास झाओ फेंग योर मैजेस्टी को प्रणाम करता है। इंग झेंग ने हंसी दबाते हुए कहा, ओ, आधा महीना हो गया, आज कैसे याद आ गए हम? बोले तो मजाक ही कर रहे थे, जैसे राजा नौकर से नहीं, एक बुजुर्ग चाचा अपने बेटे जैसे लगने वाले लड़के से बात कर रहा हो। झाओ गाओ ये देखकर हिल गया। इतना प्यार,
इतनी फेमिलियरिटी, ये तो जनरल वी लियाओ को भी नहीं मिलती। झाओ फैंग की पोजीशन ये तो कुछ और ही लेवल पर चली गई। कैजुअल कॉन्वर्सेशन। झाओ फैंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, योर मैजेस्टी ने मुझे छुट्टी दी थी तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। वैसे भी आप राज्य के काम में इतने बिजी रहते हैं, मैं क्यों बेकार में परेशान करूं? यू ऑलवेज हैव एन आंसर रेडी, इंग झेंग ने मजाक में डांटा। झाओ फैंग हंसी। नून होने वाला है, खाना लगवाओ। झाओ गाओ को ऑर्डर दिया। झाओ गाओ चला गया। झाओ फैंग तुरंत एक सीट पर आराम से बैठ गया, बिन आदेश मांगे। मौका मिलते ही चेयर्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। रोज रोज घुटनों के बल बैठना बर्दाश्त के बाहर है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। इंग झेंग ने इस बदतमीजी पर क्यूट वाला बिहेवियर देखा और बस मुस्कुरा दिया। तो बताओ, आज क्यों आए हो? शादी की तारीख फिक्स हो गई है योर मैजेस्टी, 2 दिन बाद, और मैं खुद आपको इनविटेशन देने आया हूँ। झाओ फैंग ने अपनी रोब से सुंदर सा इनविटेशन निकाला और दोनों हाथों से पेश किया। पार्ट 8, सुप्रीम जनरल का ग्रैंड रिटर्न, झाओ फैंग की शादी। यिंग ज़ेंग ने मुस्कुराते हुए इनविटेशन उठाया और धीरे से उससे खोला। लेट मी प्रिजाइड ओवर योर वेडिंग बैंक्वेट। तुमने तो कमाल का आइडिया सोचा है, यिंग ज़ेंग ने हंसी के साथ कहा। ये सब योर मैजेस्टी के लिए है। अगर आप ना होते तो मैं ऑलरेडी अपने गांव वापस जाकर शादी कर लेता, झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब जब मैं यहाँ हूँ, ज़रूरी है कि मैं आपके लिए इस शादी का प्रबंध करूँ। बहुत अच्छा, यिंग ज़ेंग ने ग्रिन के साथ कहा। मैं प्रिजाइड करूँगा। धन्यवाद योर मैजेस्टी, झाओ फैंग ने हाथ जोड़कर इज्जत दिखाई। टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए मैंने भी आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। झाओ फैंग ने रोब से एक छोटी सी बॉक्स निकाली और यिंग ज़ेंग के टेबल पर रखी। यिंग ज़ेंग ने बॉक्स खोला और थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। एक स्पिरिट स्टोन! उसने हैरानी से झाओ फैंग को देखा। इतनी कीमती स्पिरिट स्टोन और आप मुझे दे रहे हो? थोड़ी लकी थी कि कुछ मिल गई। रखने का क्या फायदा जब बांट दिया जा सकता है? गुड, दिल से थॉटफुल हो तुम। मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ तुम्हारे वेडिंग को प्रिजाइड करने के बदले में, यिंग ज़ेंग ने कहा बिना रिफ्यूज किए। फिर उसने टॉपिक चेंज किया। वेडिंग के बाद वापस घर जाओगे? यिंग ज़ेंग ने पूछा। जी, झाओ फैंग ने सिर हिलाया। 4 साल से घर नहीं गया। माँ और बहन का हाल भी नहीं पता। नेचुरली उन्हें देखना और थोड़ा टाइम उनके साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। शाक्यू कमांडरी, शाह विलेज। बैंग बैंग बैंग, ढोंग ढोंग ढोंग। 100 लोगों ने ड्रम्स और गॉन्ग्स बजाते हुए पूरे गांव में मार्च किया, सीधा झाओ रेजिडेंस की तरफ। विलेजर्स ने अपने काम रोके और देखा। क्या हो रहा है? इतना बड़ा सीन क्यों है? पता नहीं। देखो, आगे ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर खुद लीड कर रहे हैं। लगता है झाओ रेजिडेंस जा रहे हैं। कैसे पता? ये तो शाक्यू का सबसे बड़ा अधिकारी है। हाँ, तुम समझोगे नहीं। सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा गांव जानता है। ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर हर महीने झाओ रेजिडेंस आता है, झाओ फैमिली का ख्याल रखता है। ऑफ कोर्स, झाओ फेंग ऑलरेडी ग्रेट किन का टॉप जनरल है और यंगेस्ट एवर। पावर ही पावर है उसके पास। जनरल झाओ फेंग? हाँ हाँ, नाम तो सबने सुना है। हमारी गांव की लड़की झाओ फेंग की वजह से शादी हुई। पूरा गांव उसकी वजह से फायदा उठा रहा है। हा हा हा, बिल्कुल सही। झाओ फेंग की माँ भी बहुत दयालु है। जो जमीन स्टेट ने दी, बहुत कम किराए पे विलेजर्स को रेंट पे दी। पूरा गांव उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है। अब ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर आया, इतना ग्रैंड प्रोसेशन के साथ। कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने सुना है झाओ ऑलरेडी ग्रेट किन के अंडर आ गया और अनडिफीटेड वॉरलॉर्ड लियनपो को जनरल झाओ फेंग ने मारा।
सिर्फ लियनपो नहीं, पंग नुआन भी, उसको भी जनरल जाओ फेंग ने एलिमिनेट किया। वाह, कौन सोच सकता था कि हमारा छोटा सा शाह विलेज ऐसा जीनियस जन्म देगा। चलो देखने चलते हैं, ऐसे इवेंट रोज रोज नहीं होते। बिल्कुल, जल्दी चलो वरना अच्छी जगह नहीं मिलेगी। विलेजर्स एक्साइटेड होकर जाओ रेजिडेंस की तरफ दौड़ गए। इनसाइड जाओ रेजिडेंस। मैडम, यंग मिस, ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं, स्टुअर्ड ने रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट किया। पहली बार जब ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर यान बिंग आए थे, जाओ फैमिली थोड़ा शॉक में था, पर धीरे धीरे ये आदत बन गई। हर विजिट में वो गिफ्ट्स लाए, सर्वेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, मेडिसिनल हर्ब्स, जो भी मिलता जाओ फैमिली के लिए। मैडम जाओ इनिशियली मना करते, पर टाइम के साथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने बेटे के बिहाफ पे। लगता है तुम्हारे भाई की खबर आई है, मैडम जाओ ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। पिछली बार मैंने स्पेसिफिकली ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर से कहा था, अगर फेंगर की खबर मिले तुरंत बता देना। अब जब जाओ स्टेट गिर गया है, भाई वापस आएगा, जाओ यिंग ने खुशी से कहा। चलो ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर को ग्रीट करते हैं। मैडम जाओ मुस्कुराई। मदर डॉटर मेन एंट्रेंस की तरफ गए। जैसे ही पहुंचे, यान बिंग के लोग बड़े चेस्ट्स कैरी कर रहे थे। गेट के गार्ड्स ने रोकने की कोशिश नहीं की, अब उनको यान बिंग की आदत हो गई थी। ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटर यान, फेंगर की खबर लाए हो? हा 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 मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ यांग यान से आई है। जनरल जाओ फेंग को कमांडर ऑफ द इंपीरियल गार्ड्स का टाइटल मिला है, यान बिंग ने एक्साइटमेंट के साथ अनाउंस किया। व्हाट, कमांडर ऑफ द इंपीरियल गार्ड्स? मैडम जाओ स्टन रह गई। इसका मतलब क्या है? जाओ यिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा। यंग जाओ, यान बिंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। कमांडर ऑफ द इंपीरियल गार्ड्स को बाहर लोग सुप्रीम जनरल कहते हैं। जाओ यिंग की आंखें शॉक से फटक गई। सुप्रीम जनरल? कैसे मुमकिन है? मेरा भाई सुप्रीम जनरल? वो तो सिर्फ 20 साल का है, ये मिस्टेक होगी। जाओ यिंग के शब्द काफी डिसबिलीफ के साथ ट्रेम्बल हुए। न्यूज़ तुरंत गांव और आसपास स्प्रेड हो गए। सुप्रीम जनरल? जाओ फेंग को सुप्रीम जनरल का टाइटल मिला है। हेवेंस! यहाँ सबका मतलब क्या है? वो सिर्फ 20 साल का है और ऑलरेडी सुप्रीम जनरल बन गया। जाओ फैमिली सच में शान में बढ़ गई। ग्रेट केन की हिस्ट्री का यंगेस्ट सुप्रीम जनरल और शायद पूरी दुनिया का भी। ये बस अनबिलीवेबल है। हमारे किन डायनेस्टी के चौथे ग्रेट जनरल और सिर्फ 20 साल का। शाह विलेज के लोग जो जाओ रेजिडेंस के बाहर खड़े थे, सब शॉक में थे। यान बिंग के साथ आई न्यूज़ ने सबको हैरान कर दिया था। जब उन्होंने ग्रैंड प्रोसेशन देखा था, तब उनको लगा था कुछ बड़ा होने वाला है, पर ये न्यूज़ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। 20 साल का ग्रेट जनरल, ये सच में एक अनइमेजिनेबल लक था। नहीं, इसे एक बार की ब्लेसिंग भी कहना कम है। फेंगर कब वापस आएगा? मैडम जाओ चिंता के साथ पूछी। 4 साल हो गए थे अपने बेटे को नहीं देखे, मिस ना करना तो पॉसिबल नहीं था। मैंने सुना है कि ग्रेट जनरल पहले सियानयांग में वेडिंग बैंक्वेट रखेगा, कोर्ट ऑफिशियल्स को बुलाएगा, फिर वापस आएगा और शाह विलेज में अपने परिवार और गांव वालों के लिए एक और बैंक्वेट रखेगा। यही बेस्ट होगा। इससे कोर्ट के लोग भी ऑफेंड नहीं होंगे और मैडम जाओ ने डीप साई ऑफ रिलीफ लिया। सिर्फ 4 साल में उसके बेटे ने ग्रेट जनरल का रैंक अचीव कर लिया। एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट। अगर डायरेक्टली शाह विलेज में बैंक्वेट होता और किंग ऑफ किन आ जाते तो काफ़ी बड़ी इवेंट होती और इम्प्लिकेशन सीरियस होते। इसलिए पहला बैंक्वेट सियानयांग में और दूसरा शाह विलेज में परफेक्ट प्लान। मैं भी यही सोचती हूँ बेस्ट प्लान है। इससे ग्रेट जनरल कोर्ट ऑफिशियल्स के साथ अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करेगा और हिज मैजेस्टी भी अटेंड करेंगे गिवन हिज हाई रैंक। यान बिंग ने अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ बोला। मैडम जाओ ने सिर हिलाया। गवर्नर, न्यूज़ लाने के लिए शुक्रिया। मैडम आप बहुत काइंड है, ये खुशी की खबर देना मेरे लिए इज्जत की बात है। यान बिंग तुरंत बोला।
अब उसका टोन मैडम जाओ के लिए नोटिसेबली रिस्पेक्टफुल हो गया था। जाओ फेंग का स्टेटस और भी बढ़ चुका था। ठीक ही ठीक। मदर, ये मेरा भाई है? क्या उसे रिप्लेस कर दिया गया है? जब पहली बार जनरल बना था तब भी बिलीव करना मुश्किल था, अब वो ग्रेट जनरल। जाओयिंग अब भी डिसबिलीफ में थी और अपनी माँ को एस्टॉनिश देख रही थी। सिर्फ तुम नहीं, मैं भी मुश्किल से बिलीव कर पा रही हूँ। पर तुम्हारा भाई इन सालों में बहुत कुछ झेला होगा, मैडम जाओ थोड़ी वरिड बोली। सियानयांग सिटी, जाओ रेजिडेंस। आज का एटमॉस्फेयर स्पेशली फेस्टिव था। पूरी मेंशन डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से भरी हुई थी। मोस्ट नोबल्स और ऑफिशियल्स जो पहले रॉयल पैलेस गैदरिंग में आए थे, वो भी अब यहाँ मौजूद थे। एक रीज़न था जाओ फेंग को रिस्पेक्ट देना, दूसरा वांगजियान को ऑनर करना, पर सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट दिखाना किंग इंगजेंग को। आज का वेडिंग बैंक्वेट पर्सनली किंग ऑफ किन ने होस्ट किया था। पूरी दुनिया में किंग खुद किसी के वेडिंग को प्रिजाइड नहीं करते, लेकिन जाओ फेंग का ये एक्सक्लूसिव ऑनर था। ग्रैंड स्क्वायर के सामने बिल्कुल रॉयल पैलेस जैसे गेस्ट स्प्लेंडिडली सीटेड थे। अभी जाओ फेंग ने वांगयान का हाथ पकड़ा। वो ब्लैक सेरेमोनियल वेडिंग रोब्स में था। वांगयान फ्लोइंग ब्लैक गाउन में फैन से फेस पार्शियली कवर किए एल्डर्स के सीट्स की तरफ वॉक कर रहे थे। इंगजेंग खुद वेडिंग बैंक्वेट प्रिजाइड कर रहे थे, वांगयान के साथ सीटेड। बिसाइड्स इंगजेंग जाओ गाओ अनाउंसर की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। टुडे जाओ फेंग और लेडी वांगयान की शादी हो रही है। एक ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन, रॉयल डिक्री से और सारे किन के लोगों के सामने। यहाँ जाओ रेजिडेंस में। जाओ फेंग के एल्डर्स नहीं हैं, इसीलिए हिज मैजेस्टी किंग उनके एल्डर की तरह एक्ट करेंगे और वेडिंग प्रिजाइड करेंगे। जाओ गाओ की आवाज़ लाउड और क्लियर थी। जब ये वर्ड्स गए, सब गेस्ट्स एक दूसरे को एस्टॉनिश्ड देख रहे थे। इवन जाओ फेंग थोड़ा टेकन अबैक था। जब उसने इंगजेंग को इनवाइट किया था प्रिजाइड करने के लिए, उसने ये रिक्वेस्ट नहीं की थी कि किंग एल्डर का रोल भी प्ले करे। पर अब जाओ गाओ के प्रोक्लेमेशन के साथ इंगजेंग ऑफिशियली एल्डर का रोल अडॉप्ट कर रहे थे जाओ फेंग के लिए। ये जाओ फेंग के लिए डीपली मूविंग मोमेंट था। किंग ऑफ किन ने सच में मुझे बाउंडलेस फेवर दिखाया है, जाओ फेंग सोच रहा था। मेनवाइल स्क्वायर में फूसू और वानवन उनके एक्सप्रेशंस